Students, now classification of industries on the basis of ownership. Private sector industries and public sector industries. Private sector industries in which production is owned, governed and controlled by individuals or a group of people. जब इंडिविजुअल कोई भी एक पर्सन या कुछ लोग मिलकर एक इंडस्ट्री को चलाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, तब उसको कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जैसे कि बजाज ऑटो, टिस्को। अब आता है स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो ओन्ड, गवर्नड एंड कंट्रोल्ड होली बाय द गवर्नमेंट और स्टेट। then those industries are known as public sector industries। जैसे भिलाई स्टील प्लांट, जो भी गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वो होती हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। नाउ थर्ड इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बोथ बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल जब मिलकर एक जॉइंट सेक्टर बना लेते हैं, एक जॉइंट बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़, these are enterprises that are owned and operated by suppliers or producers of raw material, workers or both। जैसे ये कोऑपरेटिव्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड, जो बना रहे हैं उन्हीं का ही है, ठीक है। ये लोग रॉ मटेरियल कहीं और से नहीं लेकर आते, इन्हीं के वहीं पे रॉ मटेरियल बनता है और यही अपने रॉ मटेरियल को यूज़ करके एज ए इंडस्ट्रीज़ काम करते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट को आगे बेचते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल सुधा डायरी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये इनके घर की ही इंडस्ट्री होती है और ये खुद ही सप्लायर्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं अपने ही रॉ मटेरियल का, ठीक है। और इनके जो वर्कर्स हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं, ये ओन भी करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं साथ साथ अपने इंडस्ट्रीज़ को। इनको कहते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़। अब आते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को। यस, लोकेशन भी एक इंडस्ट्री की उसको इफ़ेक्ट करती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इजीली अवेलेबल कहीं हो जाते हैं, कहीं नहीं होते हैं। इंडस्ट्रीज आर prone to be located where some or most of these given factors are easily available। जहाँ पर इंडस्ट्री को अपना बेसिक सामान, बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कैपिटल, लेबर, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड करती है। जहाँ पे इंडस्ट्री को ये सारा सामान सस्ता मिलता है, इंडस्ट्री अपने आप को वहीं सेटअप कर लेती है। ऑफ लेट गवर्नमेंट्स आर एनकरेजिंग इंडस्ट्री टू बी सेटअप इन द बैकवर्ड रीजन। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप हो जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है, बैकवर्ड रीजन्स हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अगर वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगी ऐसे एरियाज़ में जो बैकवर्ड हैं, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी ये इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से डेवलपमेंट होगी, अर्बनाइजेशन आएगा। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्री। सबसे पहला है रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज टेंड टू लोकेट नियर द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। जहां आपको कच्चा सामान सस्ता मिलेगा आप वहां पे इंडस्ट्री लगाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपको सस्ते में मिल रहा है, आप उससे क्या कर सकते हो, अपने प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। दिस इज़ डन टू सेव द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द माइंस टू देयर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। येस, इंडस्ट्रीज यूजिंग हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक वुड, कोल एंड आयरन ओर, ये सारी इसी कैटेगरीज के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि इनका कच्चा सामान जो वुड है, कोल है, आयरन है, जहाँ इनको सस्ता मिलेगा वहीं पर ये लोग अपने आप को सेटअप कर लेते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी और पावर इज़ रिक्वायर्ड टू रन द इंडस्ट्रीज। येस, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पावर इज़ ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम द कन्वेंशनल जैसे कोल एंड पेट्रोलियम और नॉन कन्वेंशनल लाइक वाटर। ठीक है, पावर दो तरीके से होता है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हैंस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज टेंड टू लोकेट नियर दीज रिसोर्सेज। जहाँ उनको पानी सस्ता मिल जाए, चाहे उनको कोल एंड पेट्रोल सस्ता मिल जाए, वहाँ पर ये लोग अपने आप को सेटअप कर लेते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या हो जाए, जो इनको एनर्जी है, वो एनर्जी सोर्सेज हैं, वो उनको सस्ते मिल जाएँ। इंडस्ट्री यूजिंग कोल एज द एनर्जी रिसोर्स आर लोकेटेड नियर कोल माइंस, ऑफकोर्स ही बात है। एंड द इंडस्ट्रीज which use water as the source of energy locate themselves along with the rivers. Yes,
ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको सस्ता पड़ेगा। फिर आता है स्टूडेंट वाटर। वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी। वाटर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर, ये क्या डिसाइड करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इट हैज़ मल्टीपल यूसेज इन द इंडस्ट्रीज़। हर जगह पानी का इस्तेमाल होता है, तो इंडस्ट्रीज़ में भी होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ कोलेंट एंड यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स में यूज़ होता है। हैंस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ अ सीरियस फैक्टर इन डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। फिर आता है स्टूडेंट कैपिटल। आपकी इंडस्ट्री की साइज़ और लोकेशन इंडस्ट्री के कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर लार्जली डिपेंड करती है। कैसे? आप अगर उसका साइज़ छोटा रखोगे तो कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी, और अगर लोकेशन इजीली रीचेबल है तो कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी साइज़ भी आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री ले रहे हो और लोकेशन भी आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कर रहे हो फॉर सपोज, तो कैपिटल ज़्यादा लगती है। मनी इज़ रिक्वायर्ड टू सेटअप एंड रन द इंडस्ट्रियल यूनिट। मनी तो ज़रूरी है, पैसा तो बहुत ज़रूरी है एक इंडस्ट्रियल यूनिट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, इसीलिए कैपिटल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए। फिर आता है स्टूडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर जितनी चीप मिलेगी और स्किल्ड लेबर भी जितने अच्छे दामों में मिलेगी, तो हमारा उतना प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा सस्ते में हो जाएगा। फॉर इंडस्ट्री चीप एंड स्किल्ड लेबर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि एक्चुअल में सामान तो इन्हीं लेबर ने बनाना है, इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द इंडस्ट्रियल लोकेशन। फिर आता है स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आपके प्रोडक्ट आपका बन गया, आपने सब रॉ मटेरियल ले आया, प्रोसेसिंग कर दिया, आपने सब उस पर खर्चा कर दिया। अब जब आपको एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में भेज ही नहीं पाओगे, और जब मार्केट में भेज नहीं पाओगे आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, जिससे आपकी सारी की कराई मेहनत पर पानी फिर सकता है। अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनेबल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। यस, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो आपका रॉ मटेरियल जल्दी से प्रोडक्शन प्रोसेस में आ जाएगा, और फिर वहाँ से आप फिनिश गुड्स को मार्केट में उसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से मार्केट में बेच भी पाओगे। कुछ गुड्स होती हैं स्टूडेंट्स जो पेरिशेबल नेचर की होती है। पेरिशेबल मीन्स जो जल्दी ख़राब भी हो सकती हैं, जैसे मिल्क होता है, शुगर केन होती है। तो इन गुड्स के लिए कंडीशन लगती है कि जैसे ही ये पेरिश हो जाएं, मतलब पेरिश होने से पहले इनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीड होती है, जो कि एक लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पर पूरा डिपेंड करती है और उसको इफ़ेक्ट करती है इंडस्ट्री की लोकेशन को। अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। अगर हमें लैंड अच्छी मिल जाए, सस्ते दामों में मिल जाए, ये भी एक एसेंशियल फैक्टर बन जाता है हमें अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ठीक है। और मार्केट भी जब हमें अपनी फिनिश गुड्स के लिए मिल जाती है, देन हमारी इंडस्ट्री को ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं लोकेशन को इंडस्ट्रीज़ की। थैंक यू।